नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू ईयर की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे चलते हैं, देखते हैं 2023 का। ये वीडियो के अंदर हम 2023 का रिकेप करेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें, चाहे आप ट्रोल करें, कुछ भी करें, बट वीडियो पूरा देखें, क्योंकि थोड़ा सा तो आपको कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। और अगर आपको नहीं मिलेगा तो हमें आपसे सीखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, आगे बात करते हैं। पहले निफ्टी के रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। 2023 में दोस्तों, आपने देखा होगा 2023 पूरा मतलब एक तरह से रोलर कोस्टर राइड था। 2023 में जो अपन रिटर्न्स बने उनकी अगर अपन बात करें तो 2023 में निफ्टी 50 का जो रिटर्न है वो 20% का है। सेंसेक्स का 18 to 19% का रिटर्न है। वहीं अगर अपन मिड कैप जो फंड्स हैं उनकी बात करें, मिड कैप फंड्स क्या, मिड कैप इंडेक्स की अगर अपन बात करें तो उसका रिटर्न 42-43% के आसपास है। और कैलेंडर ईयर में मतलब Jan 23 से दिसंबर 23 तक। वहीं अपन बात करें स्मॉल कैप की तो स्मॉल कैप इंडेक्स का 48% का रिटर्न है। तो मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न बना, चाहे वो लार्ज कैप में बना हो, चाहे वो स्मॉल कैप में हो, चाहे मिड कैप में हो। स्मॉल एंड मिड कैप में तो नो डाउट बहुत अच्छा रिटर्न बना। जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखे थे इंडिविजुअली स्टॉक्स, जिन्होंने ले रखे थे और जिनका कॉन्ट्रेरियन अप्रोच था, जिनका पीएसयू में पैसा था, जिन्होंने पीएसयू स्टॉक्स ले रखे थे, उनके लिए नो डाउट बहुत अच्छा ईयर था 2023। तो इसी को अपन रिकेप करेंगे। कुछ कुछ फाइनेंशियल इवेंट्स को लेंगे जो मतलब 2023 में, कुछ ऐसे इवेंट्स जो 2023 में हुए और हमें हमेशा याद रहेंगे, वैसे इवेंट्स को याद करने की कोशिश करेंगे, रिकेप करने की कोशिश करेंगे और उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अगर हो सकेगा तो अपन सीखेंगे भी उनसे। जैसे अगर अपन पहले इवेंट की बात करें तो पहला इवेंट था यूक्रेन वॉर। मतलब जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ, Jan 23 में थोड़ा सा मार्केट में अच्छा पॉजिटिविटी था और रिटर्न्स अच्छे थे, सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद में आता है फेब 23 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया। और जैसा कि हम सब जानते हैं, उस वॉर से दुनिया ने बहुत कुछ सीखा। उस इमीडिएटली मतलब इमीडिएट जब वॉर होती है तो इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होता है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है। कि मान लीजिए कि एक जगह से माल आना था, गुड्स, क्योंकि पूरा मतलब वर्ल्ड है ना इंटरकनेक्टेड है। एक चीज़ कहीं से आ रही है, दूसरी चीज़ कहीं पे जा रही है। ऑयल अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल आ रहा है, क्रूड ऑयल जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। यूक्रेन उस टाइम पे अगर आप यूक्रेन को देखें तो मतलब गेहूं का सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। रशिया को देखें तो क्रूड का सबसे बड़ा देश अगर अपन बोलें तो क्रूड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार है रशिया के अंदर। तो सारा कुछ डिसरप्ट हो गया जैसे ही यूक्रेन वॉर हुआ स्टार्ट। सब कुछ डिसरप्ट हो गया और मतलब प्राइजेस तो आपको पता है कि क्या हाल हो गया था हर चीज़ का। चाहे आप ऑयल की बात करें, जो अपन खाने का ऑयल लें, या दूसरा ऑयल जो क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इनकी बात करें तो ये सब स्काई रॉकेट हो गया था क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे उस चीज़ को मैनेज किया, मतलब मैं थैंक्स बोलूँगा अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उन्होंने मतलब इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया। और यहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा भी। फॉरेन पॉलिसी के अंदर लोगों का इंटरेस्ट भी जागा इस इवेंट के बाद में। दूसरा जो इम्पेक्ट हुआ फाइनेंशियल इवेंट जो था बहुत बड़ा, वो था इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट का क्या था कि अगर आप देखोगे कि जैसे ही रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हुई, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, क्रूड ऑयल के दाम बढ़े, जो खाद्य पदार्थ थे उनके दाम बढ़े। तो उस वजह से क्या हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब महंगाई बढ़ गई हर चीज़ को लेकर के। क्योंकि क्रूड जो है ना वो डायरेक्ट इम्पेक्ट करता है हर चीज़ को। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बड़ा हो जाता है पेट्रोल डीजल से, तो क्रूड हर चीज़ को इम्पेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी के सिनेरियो के अंदर अगर अपन देखें तो इन्फ्लेशन क्योंकि हाई हो गया था यूएस में, अगर आप देखोगे तो 2007 के बाद में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन था, वो सबसे बड़ा इन्फ्लेशन का रेट था। उसके बाद में जैसे ही इन्फ्लेशन हुआ तो मार्च या मई के आसपास फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट किया।
तो इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ा, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब अगर आपको थोड़ा डीपली पढ़ना है तो आप देख लीजिए कि जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो क्या मेजर्स लेते हैं इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट के साथ में कुछ कैलकुलेशन करके उनको जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो मार्केट में पैसे की सप्लाई कम होती है, और जैसे ही सप्लाई कम होती है तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि लोग खरीदना कम कर देते हैं। तो ये चीज़ें थी। फेडरल रिज़र्व ने 500 बेसिस पॉइंट, मतलब अगर आप ये मान के चलिए कि 0% इंटरेस्ट रेट है तो 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1% होता है। तो 0 से लेकर के 5% तक का इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ा दिया। मैं एक एग्जांपल से ले रहा हूँ, ये मत 5% का नहीं है, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है क्योंकि वहाँ 0% नहीं था। और वो 500 बेसिस पॉइंट उन्होंने बढ़ाया विद इन अ ईयर। मतलब ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, क्योंकि इतने सडन जब आप इंटरेस्ट रेट को स्पाइक कर देते हो तो कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो ये था अपना दूसरा। तीसरा बड़ा फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट था, फाइनेंशियल इवेंट जो था, अगर अपन देखें 2023 का इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से, तो वो था एफपीआई आउटफ्लोज। एफपीआई आउटफ्लो मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है, जब शेयर्स में जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो दो नंबर्स होते हैं। एक तो डीआईआई जो अपने डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें हम लोग पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और वो म्यूचुअल फंड जाके शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं। तो ये तो हो गया डीआईआई। और कुछ फंड्स होते हैं जो बाहर के होते हैं, आउट ऑफ इंडिया के, वो इंडिया में आकर के पैसा लगाते हैं, वो होते हैं एफआईआई। अब एफआईआई और एफडीआई दोनों अलग अलग होते हैं, कभी और उसको समझेंगे। बट एफआईआई का आउटफ्लो की अगर अपन बात करें, मतलब उन्होंने इंडिया के शेयर्स को बेचे 2023 में और वहाँ से इंडिया से पैसे निकाल करके बाहर लेके गए, तो वो नंबर था 2 लाख करोड़ का, मतलब 2 ट्रिलियन का नंबर था वो, 2 ट्रिलियन रुपीज़ का। इतना बड़ा पैसा निकालने के बावजूद भी आज हमारा मार्केट 20% ऊपर है। तो ये मतलब कम बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम सॉरी सॉरी आज के टाइम पे जो एस आई पी फ्लो आ रहा है 20, 25, 30 हज़ार करोड़ का महीने का, उसने अपने मार्केट को बहुत संभाल के रखा और संभाला और सहारा दिया। तो ये पावर है इंडिया के जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है उनकी। तो थैंक्स टू यू ऑल जो जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया मार्केट में और मार्केट को संभाला। अदरवाइज़ 2 लाख करोड़ का अगर आउटफ्लो, अगर इतना डीआईआई फ्लो नहीं होता, इतना एसआईपी फ्लो नहीं होता और फिर हो गया होता ना, तो मार्केट कम से कम 30% डाउन। जो था फाइनेंशियल इवेंट, उसको तो कोई भूल ही नहीं सकता। अदानी हिंडनबर्ग, पार्लियामेंट में इतना हो हल्ला हुआ, अदानी चोर है, राहुल गांधी ने, इन्होंने खूब खूब मज़े लिए, मतलब सब ने। तो अदानी हिंडनबर्ग, अब अभी इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा मतलब ये थोड़ा ओड हो जाएगा। अदानी हिंडनबर्ग सागा हुआ पूरा, मतलब हिंडनबर्ग ने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली अदानी के ऊपर 300-400 पेजेस की, कि ये फ्रॉड्स करते हैं, सेल्स को फज करके दिखाते हैं और फिर मतलब अपने नंबर्स को दिखा करके और सेल कंपनीज़ के थ्रू खुद ही के शेयर में इन्वेस्ट करके शेयर की प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। उनका ये एलिगेशन था। उसके बाद में अदानी के शेयर्स गिरे और बाद में पता चला कि उन्होंने खुद ही शॉर्ट कर रखा था। अब शॉर्ट क्या होता है कि जब मार्केट में आप जाते हो, किसी शेयर को आप खरीदे बिना आप उसको बेचते हो, तो वो होता है शॉर्ट सेलिंग। मतलब उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं अगर अपन सीधे सीधे शब्दों में जाएं तो। अब वो कैसे होता है, क्यों होता है, आपको अगर समझना है, सीखना है, तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। बट बेसिकली ये चीज़ होती है शॉर्ट सेलिंग। अच्छा, ये हुआ, उन्होंने भी खूब पैसा कमाया, निकल गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ये बात होती है। सुप्रीम कोर्ट में अपने केस चला, इतना टाइम वेस्ट हुआ और उसके बाद में पता चलता है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाहर की रिसर्च रिपोर्ट आती है, इंडिया में आती है, और इंडिया के लोग ही खुद पीछे पड़ जाते हैं। अदानी हिंडनबर्ग, अल्टीमेटली कुछ नहीं निकलता। सुप्रीम कोर्ट का भी टाइम वेस्ट, जनता का भी टाइम वेस्ट, और टाइम के साथ में जो पैसा वेस्ट होता है तो वो तो अलग ही बात है, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। वेस्ट में मतलब वेस्ट यूरोप और अमेरिका और इनकी बात करें अपन, तो बैंकिंग क्राइसिस हुआ। अच्छा, इंडिया में नहीं हुआ और वेस्ट में हुआ। इतना मतलब इन्फ्लेशन को कंटेन करने की वजह से
जो फेडरल रिजर्व ने 500 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया ना दोस्तों, 500 बेसिस पॉइंट का मतलब 5% का रेट हाइक किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ की बैंक्स थी उन्होंने फेडरल रिजर्व के, यूएस गवर्नमेंट के कई सारे बॉन्ड्स खरीद रखे थे। अब जब आपने बॉन्ड खरीद रखे हैं तो क्या होता है कि आपको ना मार्क टू मार्केट में उस लॉसेस को, जब आप क्वार्टरली प्रॉफिट दिखाते हो, जब आप अपने रिकॉर्ड्स बनाते हो ना, तो उस लॉस को दिखाना पड़ता है। और उस मार्क टू मार्केट लॉस की वजह से उनके डिपॉजिट्स कम हो गए, उनकी जो टीयर 2 टीयर 3 कैपिटल होती है वो वाइप आउट हो गई। और दो बैंक थे, सिलिकॉन वैली बैंक एंड एक और था, वो कोलैप्स हो गए। सिमिलरली यूरोप में भी सिमिलरली एक क्रेडिट स्विस था, अपने सबने नाम सुना ही होगा, क्रेडिट स्विस बड़ा नाम है। उनको यूबीएस को बचाना पड़ा। तो मतलब ऐसा सिनेरियो हो गया कि 500 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की, उसकी वजह से उनके बॉन्ड पोर्टफोलियो में इतना लॉस हो गया। अब ये लॉस कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, अगर आपको इसके बारे में जानना है आप कमेंट करिए। मैं या तो कमेंट में अगर मतलब ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं, 1-2 कमेंट आते हैं, तो मैं कमेंट में ही डाल के छोड़ दूंगा, क्योंकि वो उसका अलग से वीडियो बनाऊं और फिर उस पर व्यू नहीं आए तो मज़ा नहीं आता। तो आप या तो व्यू लेके आएँ, शेयर करें वीडियो को, या फिर मैं कमेंट में आंसर ज़रूर दे दूंगा कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। जो बड़ा फाइनेंशियल इवेंट था जो 2023 में चला, वो था एआई का। एआई आगे पीछे सब जगह एआई एआई हो गया 4-5-6 महीनों में। जब ये चैट जीपीटी जो है, ओपन एआई ने अपना जो चैट जीपीटी है उसको जब ओपन सोर्स किया, मतलब यूज़र्स के लिए जब उन्होंने ओपनली दिया कि आप बिना सब्सक्रिप्शन के इसको यूज़ कर सकते हैं, जब लोगों ने उसको यूज़ किया तो लोगों को जनरेटिव एआई की और जो एआई की जो रियल कैपेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में पता लगा। क्योंकि मतलब क्या होता है कि आपको मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या आपको कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है। अभी मेरे को कोई भी कोडिंग का नॉलेज नहीं है, अगर मैं वेबसाइट क्रिएट करना चाहूँ तो मतलब मैं एक बेसिक कोडिंग वहाँ से उठा सकता हूँ, चैट जीपीटी से उठा सकता हूँ। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब हर चीज़ का आंसर उसके पास है, हर चीज़ का आप क्वेश्चन डालो ना, आप क्वेश्चन डालोगे वो आंसर देगा, मतलब दैट्स अमेजिंग। और इमेज क्रिएशन की आप बात करो, चाहे आप वीडियो कंटेंट क्रिएट करने की बात करो, हर चीज़ में एआई आ गया, हर चीज़ में एआई आ गया। तो लोगों को अभी थोड़ा सा डर भी है एक्चुअली कि ये एआई कहीं अपनी जॉब ना खा जाए, वो ना खा जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई एम लिटिल ऑप्टिमिस्टिक इन दिस रिगार्ड। बट फिर भी इनिशियली थोड़ा इम्पेक्ट तो होगा ही होगा, नो डाउट। बट अपने को ये है कि थोड़ा सा आगे पीछे करके विजिलेंट रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे क्या कर सकते हैं आने वाले टाइम में। इतने सारे इवेंट्स की अपन ने बात कर ली, एक और चीज़ के बारे में बात करना ज़रूर बनता है दोस्तों, एक और चीज़ के बारे में बात करना बनता है। क्या है ऐसा जो नहीं हुआ? मतलब आप में से सब कई तरह की रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे, कई तरह के वीडियोस देखते होंगे, कई कई जगह कुछ भी मतलब कई कई सारी प्रेडिक्शंस होती है। तो मतलब अगर आप देखोगे तो ईयर बिगनिंग मतलब 2023 के शुरू में अगर अपन जाएं और अपन देखें कि क्या चीज़ नहीं हुई, तो जब जब हम 2023 में एंटर कर रहे थे तो आप एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। उस टाइम पे सब बोलते थे रिसेशन आएगा, 2023 में रिसेशन आएगा। मतलब ऑलमोस्ट 70% इकोनॉमिक जो पेपर्स थे और जो इकोनॉमिस्ट थे वो बोलते थे रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा, यूएस में रिसेशन आएगा। लेकिन वो रिसेशन अभी तक भी नहीं आया। मतलब 2023 ख़त्म हो गया, 2024 शुरू होने वाला है। फेडरल रिज़र्व अब तो ये बोलने लग गया कि मैं अब सोचेंगे हम कि रेट रिड्यूस कब करें। तो रिड्यूस करने के बाद में तो रिसेशन का सवाल ही नहीं उठता। रिसेशन आना था तो जब वो रेट हाइक कर रहे थे तब आना था, वो आया नहीं। तो इससे अपने को ये भी सीखने को मिलता है कि अपने को कोई भी रिसर्च रिपोर्ट्स जो होती है ना, जो इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्शंस करते हैं। अब अच्छा, अपने रघुराम राजन जी का ही एक एग्जांपल ले लें, खैर गालियाँ भी मेरे को बहुत पड़ सकती है इसके ऊपर, तो छोड़ो उसको। तो बट इकोनॉमिस्ट का अगर अपन प्रेडिक्शन देखें तो क्या रेशियो है, मतलब किस रेशियो के ऊपर अपन बिलीव करें, किस रेशियो के ऊपर अपन रिलाई करें कि कितना सही है कितना गलत है। क्योंकि
जिन्होंने रेसेशन प्रेडिक्ट किया था उनका सबका फेल हो गया, एक तरह से फेल हो गया। नो रिसेशन, देर इज़ नो रिसेशन इन यूएस। उल्टा जीडीपी ग्रो कर रहा है इतना रेट हाइक करने के बाद में भी। तो ये सब था, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। 2024 में मुझे क्या क्या लगता है वो उसका वीडियो अलग से मैं बनाऊँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मतलब अगर आपको ट्रोल करना है तो ट्रोल भी कर लीजिए ना यार, लेकिन सब्सक्राइब तो कीजिए, मज़ा आएगा। चलो बाय।